नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका लेसन चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग इस लेसन के अंतर्गत बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। देखिए, इसमें हम 2 क्लासेस पढ़ भी चुके हैं। अब बात आती है कि डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, इसको कैसे सिद्ध किया जाए। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। देखिए, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध तो करना पड़ेगा, तो सर्च करना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसके बारे में कुछ प्रयोग दिए गए। तो देखिए, एक प्रयोग है जिसका नाम है ग्रिफ्थ का प्रयोग। ग्रिफ्थ के प्रयोग में यह बताया गया, किस पर आधारित है पहले ये जाने। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रहे। पहले ग्रिफ्थ का जो प्रयोग था, उन्होंने एक जीवाणु पर प्रयोग किया। उस जीवाणु का नाम क्या था? ग्रिफ्थ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग है। तो इन्होंने सबसे पहले शॉर्ट में इसको समझे कि जीवाणु के एक प्रभेद, जीवाणु के एक प्रभेद, प्रभेद का मतलब होता है स्ट्रेन, अर्थात उसका रूप दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। इनका कहना था कि एक टाइप का जीवाणु दूसरे प्रकार के जीवाणु में स्थानांतरित या रूपांतरित होता है। अब कैसे होता है, इसको इन्होंने सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने क्या किया, 1928 ईस्वी की बात है। 1928 में ग्रिफ्थ ने एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर प्रयोग इन्होंने किया। यह जीवाणु रूपांतरणों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता था। जो रूपांतरित हो जाते थे उनमें क्या करता था, निमोनिया का रोग उत्पन्न करता था। तो इस पर इन्होंने ग्रिफ्थ ने अपना प्रयोग किया। तो ग्रिफ्थ का जो प्रयोग है वो कब किया गया? 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर प्रयोग किया गया। यह जीवाणु जीवों में क्या करता है, सजीवों में क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस पर इन्होंने बात किया। देखिए, अब बात हम आगे करेंगे कि जो जीवाणु था, इस जीवाणु के 2 प्रभेद पाए जाते हैं, अर्थात यह जीवाणु 2 प्रकार से पाया जाता है। इनके बारे में देखें तो एक जीवाणु का जो प्रकार है या प्रभेद है, उसका नाम उन्होंने उग्र प्रभेद कहा, अर्थात विरुलेंट स्ट्रेन कहा गया। और दूसरा जो था उसको कहा गया नॉन विरुलेंट स्ट्रेन कहा गया, अर्थात अनुग्र प्रभेद कहा गया इसे। तो इस प्रकार से 2 इस जीवाणु के प्रभेद बने, एक बन गया उग्र प्रभेद, दूसरा बन गया अनुग्र प्रभेद। अब हम इनको देखते हैं, इनके लक्षण या इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो विरुलेंट स्ट्रेन के जीवाणु थे, ये जीवाणुओं में देखा गया कि ये सभी जीवाणु क्या करते हैं, निमोनिया का रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। और इनकी जो बाहरी ऊपरी कवर है वो कैसा है, चिकना है, अर्थात स्मूथ है, इसलिए इसे स्मूथ स्ट्रेन भी कहा गया। बाद में इसी को शॉर्ट टर्म में एस स्ट्रेन कहा जाएगा। इस तरीके से एस स्ट्रेन का मतलब ये कहाँ से बनकर आया, इनकी भित्ति जो चिकनी थी, स्मूथ थी। अब ये जो खोल ऊपर चढ़ा हुआ है चिकना, इसमें देखा गया तो बाहरी जो खोल है ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। आउटर खोल जो है, आउटर खोल क्या है, मेडअप ऑफ किसका है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। जबकि अनुग्र प्रभेद को हम देखें तो ये पहली बात तो नंबर 1 पर ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है, खुरदरी है, अर्थात रफ है, इसलिए इसके लिए एक नाम बन जाएगा रफ स्ट्रेन, आप कह सकते हैं। ये रफ स्ट्रेन हो जाएगा, ये आर स्ट्रेन के जीवाणु कहलाएंगे। इस तरीके से ध्यान दें। अगली बात आती है, अब खुरदरी है तो क्यों खुरदरी है, क्योंकि
उसका कारण है पॉलीसैकेराइड का खोल नहीं बना होता है, अर्थात ऊपरी जो खोल था उसमें बिल्कुल पॉलीसैकेराइड नहीं पाया गया। तो इसमें पॉलीसैकेराइड नहीं पाया गया, इसलिए रफ इन जीवाणुओं की कैसी हुई, खुरदरी हुई, इसलिए हमने इसका नाम दिया आर स्ट्रेन। और इसका जबकि चिकनी होने के कारण नाम क्या दिया गया, एस स्ट्रेन दिया गया नाम। तो आगे हम इस प्रयोग में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के नामों का यूज करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो है ग्रिप्त ने चूहों पर प्रभेदों का एक प्रयोग किया। जो प्रभेद दो टाइप के लिए थे, ग्रिप्त ने क्या किया, चूहों पर प्रयोग किया। क्योंकि हम जानते हैं जीवाणु बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इनको क्या किया, इन्होंने दोनों अलग अलग प्रभेदों को क्या किया, विलयन बना लिया, एक प्रकार से सॉल्यूशन के रूप में तैयार कर लिया, विलयन बना लिया। इसमें क्या, एक विलयन में एस स्ट्रेन ले रखा, दूसरे में क्या ले रखा, इन्होंने आर स्ट्रेन ले रखा। इस तरीके से दो अलग अलग विलयन बना लिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया। तो क्या किया, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। अगर हम देखें इस तरीके से तो इंजेक्शन में इस विलयन को क्या किया, भर लिया। आर स्ट्रेन को एक इंजेक्शन के द्वारा इसमें सक कर लिया, सक करके चूहे के अंदर क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया, इंजेक्ट कर दिया। चूहे में क्या किया गया, यस स्ट्रेन वाले जो जीवाणु थे इनको इंजेक्शन में भर के चूहे में प्रवेश करा दिया गया। प्रवेश कराने पर देखें क्या होता है, तो एस प्रभेद के जो जीवाणु थे चूहे में प्रवेश कराने पर देखा गया कि चूहा मर जाता है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा एस स्ट्रेन वाला जीवाणु क्या करता था, निमोनिया रोग उत्पन्न करता था। तो निमोनिया रोग उत्पन्न होने के कारण चूहा क्या हो जाता है, किल हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा आर स्ट्रेन वाला जो था, इसको फिर से इंजेक्शन में भर करके दूसरे चूहे में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो आर प्रभेद वाले जो जीवाणु थे चूहे में प्रवेश कराने पर देखा गया कि चूहा इस बार जिंदा है, अर्थात चूहे में निमोनिया रोग नहीं हुआ, चूहा नहीं मरा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आर स्ट्रेन वाला क्या है, चूहे को अर्थात निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। इसकी वजह से आर स्ट्रेन जब हम चूहे में केवल इंजेक्ट कराते हैं तो चूहा किल नहीं होता है, नहीं मरता है, अर्थात जीवित रहता है। अब देखिए क्या किया गया, अब देखा गया कि जो एस स्ट्रेन वाला था इसको ताप से किल कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसको हीट कर दिया गया। जो विलयन एस स्ट्रेन वाला था इसको क्या कर दिया गया, हीटअप कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया। जब हीट करके किल कर दिया गया, फिर से सिरिंज में भर लिया गया और भरने के बाद जीवाणु में, जो चूहे में उस जीवाणु को भर लिया गया। सिरिंज में भरने के बाद जब चूहे में प्रवेश करा दिया गया तो देखा गया कि चूहा इस बार जीवित है। चूहा इस बार क्या है, जीवित है। इसका मतलब ये किल हो गए होंगे स्ट्रेन वाले ना जो जीवाणु थे। तो ये चूहा क्या इस बार जीवित रहा। इसी प्रकार अब उन्होंने क्या किया, अगला इस प्रयोग देखें। जो सबसे मेन महत्वपूर्ण प्रयोग है वो 4th नंबर का प्रयोग है। इसी से डीएनए के बारे में बात की जाएगी। तो आइए देखें इसको। देखिए इस प्रभेद वाला जो ताप से मृत जीवाणु थे, ये तो लिया साथ में सिरिंज में, आधी सिरिंज में क्या किया, उस जीवाणु को भर रखा है यस स्ट्रेन वालों को, और दूसरे क्या किए गए, आर स्ट्रेन वाले जो थे उनको भी इसमें मिक्स कर दिया गया। और दोनों को मिक्स करके चूहे में क्या कर दिया, इंजेक्ट करा दिया गया, अर्थात प्रवेश करा दिया गया। तो यस प्रभेद ताप से किल था, जबकि आर प्रभेद कैसा था, सजीव था। दोनों को मिश्रित करके जब चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। चूहा इस बार मर जाता है। तो अब ग्रिप्त के दिमाग में ये पॉइंट आया कि चूहा आखिर मर क्यों गया, चूहा मर क्यों गया। तो इसी से वो निष्कर्ष निकला कि रूपांतरण की बात है। इसका मतलब क्या हो गया, आर जो स्ट्रेन वाला जीवाणु था ये एस स्ट्रेन वाले जीवाणु में रूपांतरित हो गया। इससे ये बात समझ में आती है कि आर स्ट्रेन का जो जीवाणु था एस स्ट्रेन वाले जीवाणु में रूपांतरण होने से ही चूहे की डेथ हुई होगी। तो देखिए इससे
निष्कर्ष क्या निकला? तो मृत चूहे के शरीर से जिंदा यस जीवाणु प्राप्त किए गए। तो देखिए इससे रिजल्ट ग्रिप्त ने क्या निकाला? यह निकल करके आता है कि आर प्रभेद वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत एस जीवाणु के द्वारा रूपांतरित हो गया। क्योंकि ग्रिप्त यह नहीं जानता था कि कौन सा कारक आर जीवाणु को उग्र प्रभेद में परिवर्तित कर रहा है। ग्रिप्त ये बिल्कुल नहीं जानता था कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस रूपांतरण में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके लिए 1933 से 1944 के बीच 3 वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। एक है एबोरी, मैकार्टी। इन लोगों ने क्या किया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किया। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किस प्रकार से बायोकेमिकल नेचर के आधार पर इस जो प्रयोग ग्रिप्त के द्वारा किया गया इसकी पुष्टि किया इन्होंने। तो देखिए आगे अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। तो देखिए ताप द्वारा मृत जीवाणु यस से आरएनए जो उसमें पाए गए थे ना भाई, जीवाणु जो आपके पास आर वाले जीवाणु एस वाले जीवाणु थे जो उसमें रूपांतरित हो गया था। तो ताप द्वारा मृत जीवाणु यस से प्राप्त से आरएनए, डीएनए व प्रोटीन को पृथक कर लिया। क्योंकि अभी पता नहीं है इसलिए हम तीनों चीजों को अलग अलग कर लेंगे। इन लोगों ने क्या किया? आरएनए, डीएनए व प्रोटीन को पृथक किया एवं यह जानने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा पदार्थ रूपांतरण को प्रेरित करता है। देखिए 3 मेन पदार्थ थे, आरएनए, डीएनए व प्रोटीन। इनमें से कौन सा रूपांतरण को प्रेरित करता, अर्थात जीवाणु क्यों प्रेरित हो गया था। अब देखिए पहला पॉइंट आता, आर विभेद वाले जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम में ग्रो कराया एवं एक एक कर इन पदार्थों को आर प्रभेद पर डाला एवं यह देखा कि कौन सा पदार्थ रूपांतरण में सहायक है। एक एक करके तीनों को अलग किया गया, आर स्टेन के ऊपर तीनों को अलग अलग करके डाला गया। तो उससे यह पता लग जाएगा कि कौन सा पदार्थ रूपांतरण में सहायक है। तो इससे रिजल्ट यह देखिए बनकर आया, केवल डीएनए में यह क्षमता थी कि वह आर प्रभेद को यस प्रभेद में परिवर्तित कर दे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है। तो देखिए इससे इस प्रकार से यह सिद्ध कर दिया जाएगा कि जो है डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आइए आगे देखें। तो देखिए इन्होंने ये बात तो कह दिया। अब जो 3 चीजें निकाली गई थी, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए, तो एक एक करके हम इसमें हटा करके कैसे चेक करते हैं। देखिए तो आरएनए को पचाने वाला एंजाइम्स जो होता है वो राइबोन्यूक्लिएज है। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम्स है वो राइबोन्यूक्लिएज से आरएनए को क्या करा दिया? डाइजेस्ट करा दिया। जब वो डाइजेस्ट हो गया अर्थात निष्क्रिय एक टाइप में कह सकते हैं, हो गया, पच गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे? फिर आगे देखिए, और प्रोटीन को प्रोटीएजेस से डाइजेस्ट करा दिया एवं पाया कि आरएनए व प्रोटीन को डाइजेस्ट होने पर, आरएनए एवं प्रोटीन के डाइजेस्ट होने से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब रूपांतरण फिर भी हो रहा है। तो देखिए आरएनए एंड प्रोटीन दोनों को डाइजेस्ट करा दिया गया, फिर भी
जो ट्रांसफॉर्मेशन था अर्थात रूपांतरण था वो एज सच कंटिन्यूएशन बना रहा। तो इससे ये लगता है कि अब डीएनए को भी चेक करना जरूरी है। तो आइए आगे देखें। इसी प्रकार से डीएनए को डीएनएज से डाइजेस्ट करा देने पर रूपांतरण संदमित होता है। संदमित का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, संदमित होता हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि रूपांतरण करने वाला पदार्थ डीएनए है, ना कि प्रोटीन्स व आरएनए। तो इससे देखिए यह सिद्ध हुआ कि जो रूपांतरण करने वाला पदार्थ था वो डीएनए ही होगा, ना कि प्रोटीन्स या आरएनए है। तो लास्ट में आपके पास इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है। लेकिन इस प्रयोग के द्वारा 100% लोगों ने नहीं माना, क्योंकि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को बहुत से वैज्ञानिक उंगली उठाते रहे, अर्थात इस प्रयोग को कुछ लोग मानने से इनकार कर दिए। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो 100% कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने वाला जो एक्सपेरिमेंट आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए हालांकि आज हम जानते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और इस प्रयोग ने भी यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने इस प्रयोग के ऊपर उंगलियां उठाई। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अगला प्रयोग किया। तो अगले प्रयोग वो हम अगले वीडियो में देखें। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो अर्थात आज का जो एक कॉन्सेप्ट था ग्रिफ्थ का, एक ठीक से आपको समझ में आ जाएगा और जो मेरे द्वारा वीडियो में दिखाया गया या बताया गया आप इतना ही परीक्षा में लिखाएं, एनफ है, बहुत ज़्यादा है, कुछ कम भी नहीं है, इतना बहुत है। आशा और विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।